अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आप सब लगा के देख चुके हो, सब करके देख चुके हो, फिर भी आपको असर उतना ज़्यादा नहीं मिला है, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ 5 बहुत मेन कारण जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है जिनके कारण हेयर फॉल होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको जानकारी इन चीज़ों की होनी चाहिए ताकि आप आपका जो हेयर फॉल है उसका मेन कारण पकड़ पाओ। सिर्फ और सिर्फ बाहर से कोई अच्छा शैम्पू, तेल या दवाई लगा के, इंजेक्शन सर पे लगा के असर नहीं आने वाला है। ध्यान रखिए, बाल अंदर से बाहर की ओर को ग्रो करते हैं, राइट? बाहर से अंदर की ओर को तो ग्रो नहीं करते हैं, तो जड़ें जो हैं वो अंदर ही हैं। और अगर आप कोई भी चीज चाहते हो अच्छे से उगे, कोई पेड़ है, फूल है, तो जड़ों पर आप खूब न्यूट्रिशन देते हो। तो जड़ों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो जड़ों को जो न्यूट्रिशन है, आपके बालों की जो जड़ है, उनको न्यूट्रिशन मिलेगा अंदर से। तो इसीलिए अंदर से ट्रीट करना बहुत बहुत जरूरी है, तभी ये जो आपको हेयर फॉल की परेशानी है, जो बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, उसमें आराम मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला कारण जो अक्सर मैंने देखा है स्पेशली महिलाओं में, वो होता है हार्मोनल डिसबैलेंस। अब हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत प्रकार का हो सकता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है 2 हार्मोनल डिसबैलेंस हैं जो सबसे ज्यादा हेयर फॉल करते हैं। सबसे पहला है पीसीओडी। पीसीओडी में जो ओवरीज होती हैं उसमें बहुत सारी गांठें बनने लगती हैं, सिस्ट बनने लगती है, इसी को ही पीसीओडी कहते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा सिम्टम है हेयर फॉल। ये इवन जो यंग लड़कियां हैं 18, 20, 22 साल की, उनमें भी हो सकता है और 30 से 35 साल वालों में भी ये हो सकता है। इसके साथ साथ और क्या सिम्टम्स होते हैं महिलाओं में? महीना यानी मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये एक समय पर नहीं होती है। कभी होगी 35 दिन बाद, कभी होगी 40 दिन बाद, उसके अगले महीने 45 दिन बाद, उससे अगले महीने फिर 35 दिन बाद। कुछ नहीं पता कब होने वाली है और ये ढर्रा चला आ रहा है। ये भी एक सिम्टम होता है पीसीओडी का। अगला सिम्टम होता है कि सर से तो बाल झड़ रहे हैं लेकिन यहां पर बाल उग रहे हैं, हाथों में अच्छे खासे बाल उग रहे हैं, लड़कों जैसे उग रहे हैं, पैरों में भी बहुत बाल उग रहे हैं। ये सिम्टम होते हैं पीसीओडी के। तो अगर ऐसा कुछ है तो जरूर डॉक्टर से बात करें और पीसीओडी के बारे में जानकारी लें, इसका सही इलाज करने की कोशिश करें। आयुर्वेद में भी इसका बहुत अच्छा इलाज है, अच्छे डॉक्टर से मिलें, वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। दूसरा जो हार्मोनल डिसबैलेंस है जिसके कारण अक्सर बाल झड़ते हैं, वो है थायराइड का इशू। ये होता है अक्सर महिलाओं में जो 35-40 के प्लस होती हैं उनमें, या फिर जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया है उनमें। तो जो 40 के आसपास वाली महिला है उसको अपना थायराइड टेस्ट जरूर कराना चाहिए, और जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया है उन लोगों को भी थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। हो सकता है उसी की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। थायराइड का सिंपली थायराइड फंक्शन टेस्ट करा लीजिए, उसमें T3 हार्मोन, T4 हार्मोन, TSH, इन सब का टेस्ट हो जाता है। उससे पता चल जाएगा अगर कोई हार्मोनल इशू है या नहीं है। तो ये बात है हार्मोनल इश्यूज की जो बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण हेयर फॉल है। अब आप बाहर से कुछ करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, आप खुद सोचिए ये आपका पीसीओडी फिक्स करेगा या आपके थायराइड को फिक्स करेगा? नहीं करेगा ना। खाली पैसा बर्बाद है, आपका समय की बर्बादी है। तो इसलिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरा कारण जो मैंने देखा है बाल झड़ने का, वो होता है शरीर में DHT, एक हार्मोन होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। उसका अगर शरीर में हमारे बहुत ज्यादा हो जाए तो इससे भी बाल झड़ते हैं। ये बालों को जला देता है। ये बहुत हाई लेवल का टेस्टोस्टेरोन का एक प्रकार है जो जला देता है बालों को, ग्रोथ भी नहीं होने देता है बालों की ढंग से। तो ये अगर शरीर में बड़ा होता है तो इससे बहुत ज्यादा बाल झड़ते हैं। अब ये शरीर में बढ़ता क्यों है? एक, अगर आपके लीवर का कोई इशू है उसकी वजह से बढ़ सकता है। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इंसुलिन रेजिस्टेंस, या शरीर में इंसुलिन की मात्रा ज्यादा होना। इसके कारण DHT हमारे शरीर में बढ़ जाता है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर यह है कि जो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो ये इंसुलिन का ज्यादा होना है, ये ही एक कारण होता है पीसीओडी का भी। तो पीसीओडी और ये जो DHT है, ये दोनों रिलेटेड हैं इंसुलिन से। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है या हाई इंसुलिन है हमारे शरीर में, इससे एक्ने हो जाएंगे, खूब सारे दाने होंगे, फिर आपके बाल भी झड़ेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगेगी। आपको पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैं आपको एक अभी का केस बताऊं। एक लेडी थी, बहुत पतली थी, तो उनको ये सारी प्रॉब्लम्स थी, एक्ने थे बहुत ज़्यादा, बाल भी बहुत झड़ रहे थे, वो डिप्रेशन में थी, वो कहीं जाती ही नहीं थी, क्यों? बाल झड़ रहे हैं, मुंह में पूरे एक्ने हैं। तो उनकी हिस्ट्री लेके मुझे ये समझ में आया कि भाई इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस तो होगा। बहुत पतली थी जबकि। मैंने उनसे बोला, उनको समझाया, उन्होंने बताया कि उन्होंने जो पहले टेस्ट कराया उसमें कहीं ब्लड शुगर सब नॉर्मल थी, कुछ ऐसा कुछ था नहीं। मैंने कहा आप और टेस्ट कराइए। अभी जब टेस्ट कराया तो उसमें आया कि हाँ भाई, उनकी तो ब्लड शुगर भी बढ़ी हुई है, उनके शरीर में जो है जो इंसुलिन है वो भी गड़बड़ है।
फिर हमने उस पर काम किया और सब सही हो गया। तो इसीलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का ध्यान दीजिए। पतले में भी हो सकता है, मोटे में भी हो सकता है, मुंह में दाने कर सकता है, बाल झड़ा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीओडी में भी इंसुलिन रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अब इसका इलाज क्या होता है पीसीओडी का? अपना खान पान सही करें। आयुर्वेद कहता है कफज आहार विहार ना करें। पढ़िए कफज आहार विहार क्या होता है, कफज डाइट के बारे में मेरी वेबसाइट वी हर्बल पर है। कफा पैसिफाइंग डाइट अंग्रेजी में है वो, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। बाकी आप कोशिश कर सकते हैं नेट पर भी ढूंढने की कि कफ शामक आहार विहार क्या होता है, या कफज डाइट क्या होती है, या कफ को सामान्य करने वाली डाइट में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उसको आप फॉलो करिए, कसरत करिए, एक अपना डिसिप्लिन लाइए लाइफ में। यही ट्रीटमेंट है। हार्मोन्स खाने से अच्छा है, केमिकल दवाई खाने से अच्छा, आप अपनी लाइफ को बेटर करिए, आपके आधे से ज़्यादा रोग गायब हो जाएंगे, त्वचा चमकेगी, आपको अंदर से अच्छा लगेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा डाइट होना, एक्सरसाइज करना, यही आपका मैक्सिमम ट्रीटमेंट रहेगा, स्पेशली पीसीओडी में, थायराइड में, और हाई डीएचटी है उसमें भी। बाल अगर अच्छे चाहिए, शरीर अच्छा करना पड़ेगा। तीसरा जो कारण मैंने देखा है बहुत बड़ा, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके थायराइड को उड़ा देगा। ऑटो इम्यून थायरोइडाइटिस का भी एक बहुत बड़ा कारण जो मैंने देखा अपनी प्रैक्टिस में, वो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस आपके खाने पीने का समय गड़बड़ा देगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे सारे के सारे, आप सही चॉइस नहीं कर पाओगे, आप गलत खाना शुरू कर दोगे क्योंकि स्ट्रेस है। हर जगह पूरे बॉडी के हर एक पार्ट पर इफेक्ट करता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस कम से कम रखना चाहिए शरीर में, अगर आप चाहते हो हेल्थी जीवन जीना, आप चाहते हो बाल बचे रहें। अब स्ट्रेस कैसे कम करें जी? हम तो चाहते हैं स्ट्रेस कम करना, होता नहीं है। आपको डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे कि अनुलोम विलोम, जो स्लो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं वो करनी ही करनी है आपको। बहुत प्रकार की हैं, इंटरनेट भरा हुआ है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। जो आपको पसंद है वो करो, सब ट्राई करके देखो, लेकिन आपको करनी है डेली। कितनी देर करनी है? जितना आपका मन है। मन है 1 मिनट करने का, 1 मिनट करिए। मन है 5 मिनट करने का, 5 मिनट करिए। 25 मिनट करने का, 25 मिनट करिए, लेकिन डेली करनी है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपके चेहरे पर एक तेज आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका कैरेक्टर बदल जाएगा, अच्छे में बदलेगा। जो आपको पसंद आती है वो करिए, लेकिन डेली करनी है। अब बढ़ते हैं चौथे कारण की ओर, वो है आयरन की कमी होना शरीर में, आयरन डेफिशिएंसी। लोग सब कर लेते हैं, भूल जाते हैं आयरन के बारे में। अगर आपके शरीर में आयरन कम है तो आपके बाल नहीं उगने वाले, वो झड़ेंगे ही झड़ेंगे। क्यों? खाना ही नहीं मिल रहा है जड़ों को। अगर आप चाहते हो आपके बाल अच्छे से उगे, आयरन यानी जो खाना है, जो आपके बालों तक ऑक्सीजन भी पहुंचाएगा, खाना भी पहुंचाएगा, उसका होना बहुत ज़रूरी है। आयरन का ज़रूर टेस्ट कराएं, देखिए कि आपके शरीर में आयरन, फेरिटिन, हीमोग्लोबिन ये सब नॉर्मल है या नहीं है। नहीं होगा तो कुछ कर लीजिए, बाल झड़ेंगे ही झड़ेंगे। और क्या सिम्टम्स होते हैं आयरन डेफिशिएंसी के? आप सुबह उठे, अच्छी खासी नींद हुई, फिर थकान, कुछ करने का मन ही नहीं होता है, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं। ये सारा होता है आपके शरीर में अगर आयरन की कमी हो तो। आप लेजी ही नहीं हो, हर बार लेजीनेस नहीं होती है, कई बार लेजीनेस आती है क्योंकि आयरन की कमी होती है। आपने थोड़ा काम किया, सांस फूलने लगी, मन ही नहीं कर रहा कुछ काम करने का, क्योंकि आयरन की कमी है। ज़रूर चेक कराएं आयरन को, और अगर कम है अपने डॉक्टर की सलाह लें, उससे आप आयरन बढ़ाएं। आयुर्वेद क्या कहता है आयरन के बारे में, क्या खाना चाहिए, इसके लिए मेरी अलग से वीडियो है, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। छोटी सी एक टिप है, अगर आप चाहते हो आयरन को बढ़ाना, तो आप अपना जो खाना है ना, दाल है, सब्जी है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा नींबू निचोड़िए। जब आप नींबू के साथ अपने खाने को खाएंगे ना, तो क्या होगा कि आपका जो आयरन एब्जॉर्प्शन है, जो खाना है उसमें से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि नींबू ऐड करके आपको विटामिन सी मिला, उससे आपका आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा जो भी आपका खाना है उसमें, और आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा हो जाएगा। तो डाइजेशन जब आपका अच्छा होगा तो आपका शरीर जो भी विटामिन मिनरल्स जो उस खाने में है वो लेगा, प्लस आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको विटामिन सी मिल गया है, तो आपको बहुत फायदा होगा। थोड़ा सा नींबू अपने स्वाद अनुसार आप जोड़िए, नींबू का रस अपने खाने में, से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पांचवा और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी। मैं बोल बोल के थक गया हूं, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूं ये बहुत बहुत ज़्यादा पाया जाता है, खासकर हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है जहाँ पर धूप अच्छी खासी है। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप धूप में नहीं जा पाते हैं, 1 घंटा डेली धूप में रहना है,
तो ही आपकी जो त्वचा है वो सूरज की किरणों से विटामिन D3 बनाएगी, जिससे आपको विटामिन D3 अच्छा रहेगा। लेकिन आपको कोई बहुत ज़्यादा बीमारी है या बहुत ज़्यादा दवाइयाँ चल रही हैं, उसमें आप सूरज की किरणों में रहोगे डेली, फिर भी आपका शरीर उतना विटामिन D3 नहीं बना पाएगा। तो विटामिन D3 का अच्छा होना आपके शरीर में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऑफिस में काम करते हो या आप सूरज की रोशनी में उतना नहीं जाना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो आपको विटामिन D3 को सप्लीमेंट करना पड़ेगा। विटामिन D3 हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। आप सबसे पहले तो अपना चेक कराइए विटामिन D3 का, अगर कम है तो आपको विटामिन D3 की गोली हफ्ते या 10 दिन में एक बार सुबह खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद लेनी चाहिए। विटामिन D3 का जब आप टेस्ट कराओगे तो उसमें रेंज आएगी 30 से 100 के बीच में। अगर आपका 35 है तो ये मत सोचिए अरे मेरा तो बहुत अच्छा है, नहीं, 35 भी कम है, आपको विटामिन D3 के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हो अच्छे रिजल्ट्स मिले विटामिन D3 के, तो ये जाना चाहिए कम से कम 60-70, ऐसा होना चाहिए विटामिन D3 आपके शरीर में, तब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। विटामिन D3 की कमी के और क्या सिम्टम्स होते हैं? एक तो हो गया बाल झड़ना, अच्छा मूड नहीं है, ये एक होगा। और अगर आपके जोड़ों में लगातार दर्द रहता है, कभी दाएं कंधे में दर्द हुआ, फिर बाएं कंधे में हुआ, फिर घुटने में हो गया, फिर दूसरे घुटने में हो गया, फिर कूल्हे में हो गया, फिर पीठ में हो गया, घूम ही रहा है दर्द आपके शरीर में, बहुत बड़ा सिम्टम है विटामिन D3 की कमी है। तो अगर आप चाहते हो आपके जोड़ अच्छे रहें, मूड अच्छा रहे, बाल अच्छे रहें, हार्मोन्स अच्छी तरह से फंक्शन करें, विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं विटामिन है, लेकिन इसके फंक्शन हार्मोन्स जैसे हैं। तो विटामिन D3 का जरूर ध्यान रखें, जरूर चेक कराएं डॉक्टर की सलाह से, फिर इसका लेना शुरू करें। और लोग क्या गलती करते हैं, लेते हैं कोर्स में कि भाई मैंने 1 महीना लिया, 2 महीना लिया, 3 महीना लिया, फिर मैंने बंद कर दिया। अरे भाई, जैसे ही बंद करोगे आपका शरीर में विटामिन D3 फिर कम हो जाएगा। क्यों? खाने से नहीं मिल रहा है, या तो सूरज की किरण से मिल रहा है, या आपने जो खाया उससे मिल रहा है, जो आपने टैबलेट ली विटामिन D3 की या पाउडर लिया उससे मिला था। अब आप बंद कर दोगे, शरीर तो इस्तेमाल कर रहा है ना उसको रेगुलर, क्या होगा? घुस जाएगा नीचे, फिर क्या होगा? फिर से कमी होने लगेगी। इसलिए रेगुलर लेना है। अगर आप सूरज की किरणों में रेगुलर नहीं बैठ पा रहे हो, नहीं घूम पा रहे हो, विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे 5 कारण जो मैंने देखा है, जो मेन कारण है जो बाल झड़ते हैं उसके। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।